सभी को मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सभी भारतीयों को संसदीय लोकतंत्र के साथ हर एक नागरिक को एक मतदान का अधिकार दिया है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। मगर संसदीय लोकशाही कैसी होनी चाहिए, संसदीय लोकशाही में विपक्ष कितना ज़रूरी है और निष्पक्ष चुनाव भी कितना ज़रूरी है, और देश के राजनीति में उद्योगपति हस्तक्षेप करे तो क्या हो सकता है, और संसदीय लोकतंत्र असफल होने से देश में विद्रोह, अराजकता, साम्यवाद का जन्म होगा। इन सभी बातों का महत्व खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में समझाया था। तो देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या कहते हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 1951 को पंजाब के जालंधर शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज की छात्र संसद के समक्ष दिए गए भाषण में संसदीय लोकतंत्र इस विषय पर कहते हैं, आपने वास्तव में अपनी संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करके जो बहुत बड़ा सम्मान मुझे दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूँगा। अपने जीवन भर विषय दर विषय, पेशा दर पेशा रंग बदलता रहा हूँ। मैंने अपना करियर इंग्लैंड से लौटने के बाद 1919 में बम्बई के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शुरू किया था, लेकिन मैंने शीघ्र ही यह महसूस किया कि सरकारी सेवा ऐसे आदमी के लिए ठीक नहीं है जो जनता की सेवा करना चाहता है। सरकारी सेवक अनुशासन के नियमों से बंधा होता है। वह सार्वजनिक सेवा के अपने काम में हर कदम पर अवरोध पाता है। इसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। लौटने के बाद मैंने कुछ समय वकालत की और फिर बम्बई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का पद स्वीकार कर लिया। मैं शिक्षण के काम में लौट आया। मैंने लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में 5 वर्ष काम किया। इसके बाद जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ तो उससे पहली बार लोकप्रिय विधानमंडल अस्तित्व में आए। जब मैंने राजनीति में कूदने की सोची और मैंने नौकरी छोड़ दी तथा राजनीति में आ गया, तब से मैं बराबर वकालत और जनसेवा करता रहा हूँ। इस प्रकार वकालत और जनसेवा मेरे जीवन में वैकल्पिक धाराएं रही है और मुझे नहीं पता कि किस धारा पर मेरे प्राणांत होंगे, क्या ऐसी पर या डीसी पर। मैं पढ़ाई के पेशे का बहुत शौकीन हूँ। मैं विद्यार्थियों को भी बहुत पसंद करता हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने अपने जीवन में उन्हें व्याख्यान दिए हैं। यह पहला मौका है जब मैं कैबिनेट से त्यागपत्र के बाद छात्रों को संबोधित करने आया हूँ। मैं छात्रों से बात करके बहुत प्रसन्न हूँ। देश का बहुत कुछ भविष्य आवश्यक रूप से इस देश के विद्यार्थियों पर निर्भर होना चाहिए। विद्यार्थी समाज के बौद्धिक वर्ग है और वे जनमत तैयार कर सकते हैं। इसलिए मुझे आपको संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए बहुत प्रसन्नता है और मैं इस मौके के लिए वास्तव में आभारी हूँ। जब आपके प्रधानाचार्य ने आपको संबोधित करने के लिए अनुरोध करते हुए मुझे पत्र लिखा तो मैंने कोई विषय विशेष इंगित नहीं किया था। उस विषय के बारे में भी मेरे मन में कुछ नहीं था जिस पर मैं आज सुबह आपके सामने यहाँ बोलूँगा, लेकिन जैसा कि प्राय होता है, पलक झपकते ही अचानक विषय मेरे सामने स्पष्ट हो गया और मैंने संसदीय शासन विषय पर आपके सामने कुछ शब्द बोलने का फैसला किया है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको इस विषय का संक्षिप्त विवेचन ही दे पाऊंगा। संविधान सभा में चर्चा के दौरान हमारे संविधान के स्वरूप के बारे में नाना प्रकार की समितियाँ थी।
कुछ लोग ब्रिटिश प्रणाली चाहते थे, कुछ अमेरिकी प्रणाली, दूसरे लोग भी थे जो इनमें से कोई भी शासन प्रणाली नहीं चाहते थे। लेकिन लंबी बहस के बाद सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश के लिए सर्वोत्तम है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो संसदीय शासन नहीं चाहते। साम्यवादी रूसी प्रकार का शासन चाहते हैं। समाजवादी भी वर्तमान भारत के संविधान के खिलाफ है। वे इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि यदि वे सत्ता में आए तो वे इसमें बदलाव लाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं संसदीय शासन प्रणाली से बहुत अधिक लगाव रखता हूँ। आइए हम यह समझ लें कि इसका क्या अर्थ है और हमें इस संविधान में सुरक्षित रखना होगा। संसदीय शासन का अर्थ क्या है? वाल्टर बेग हॉट की एक पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। वास्तव में यह श्रेण्य ग्रंथ है। बाद में लास्की और संवैधानिक शासन के अन्य आधिकारिक विद्वानों द्वारा इसे परिवर्धित किया गया। बेगहॉट ने संसदीय शासन की संकल्पना को एक वाक्य में रखा है। उनके अनुसार संसदीय शासन से विचार विमर्श द्वारा शासन अभिप्रेत है, न कि लात घूसों का शासन। ब्रिटिश शासन प्रणाली में आप हमेशा देखेंगे कि वे कोई फैसला लेते हुए बिरले ही लात घूसों का सहारा लेते हैं। फैसला हमेशा विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। ब्रिटिश संसद में कोई भी अवरोध पैदा नहीं करता। फ्रांसीसी राजनीति को देखिए, वहाँ फैसले ज़्यादातर पहलवानी दिखाकर दूसरों को परास्त करके लिए जाते हैं। आप देखेंगे कि यह प्रणाली उस व्यवस्था में जन्मे लोगों के लिए समुचित नहीं है। उनके लिए यह अपरिचित संस्था है। हमें सीखना होगा, समझना होगा और इसे कामयाब बनाना होगा। इस समय संसदीय लोकतंत्र हमारे लिए अपरिचित है, लेकिन एक समय था जब भारत में संसदीय संस्थाएं थी। प्राचीन काल में भारत बहुत अधिक उन्नत था। यदि आप महापरिनिब्बान के सूक्तों को पढ़ेंगे तो आप मेरे मुद्दे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पाएंगे। इन सूक्तों में लिखा है कि जिस समय भगवान बुद्ध कुशीनगर में मरणासन्न थे, तब इस आशय का एक संकेत मल्लों को भेजा गया था जो उस समय सत्र में बैठे हुए थे। वे लोग संसदीय संस्थाओं को समर्पित थे। जब उन्हें बुद्ध के बारे में संदेश मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्र को बंद नहीं करेंगे, बल्कि अपना काम जारी रखेंगे और संसद का काम खत्म होने के बाद ही कुशीनगर जाएंगे। हमारे साहित्य में असंख्य इस बात को साबित करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली हमारे लिए अपरिचित नहीं है। संसदीय प्रक्रिया के बारे में बहुत सारे नियम हैं। साधारणतः मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का अनुसरण किया जाता है। एक नियम ऐसा है कि जिसका अनिवार्यतः सर्वत्र अनुसरण किया जाता है और वह यह है कि कोई प्रस्ताव आए बिना कोई चर्चा नहीं हो सकती। यही वजह है कि किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं होती। प्राचीन काल में भी हमारे देश में इस नियम का पालन होता था। गुप्त मतदान प्रणाली जो इस समय प्रचलित है वह भी हमारे लिए नई नहीं है। बौद्ध संघों में इसका अनुसरण किया जाता था। उनके पास मतपत्र होते थे जिन्हें वह सालपत्रक ग्राहकाज कहते थे। दुर्भाग्यवश इस सब अतीत की अच्छी विरासत को हमने खो दिया। भारत के इतिहासकारों को इस सवाल का हल ढूंढना चाहिए कि वे संसदीय संस्थाएं हमारे देश से क्यों गायब हुई, लेकिन मैं देखता हूँ कि वे इसका कारण नहीं ढूंढ सके या ढूंढना नहीं चाहते। प्राचीन भारत विश्व गुरु था। प्राचीन भारत में ऐसी बौद्धिक आज़ादी थी जैसी अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती थी। तब यह प्राचीन सभ्यता क्यों गायब हो गई? भारत क्यों निरंकुश राजाओं के अधीन हो गया? हम संसदीय संस्थाओं के बारे में जानते थे। हम मतदान समितियों
और संसदीय संस्थाओं से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में जानते थे। लेकिन आज संसदीय शासन प्रणाली हमारे लिए अपरिचित है। यदि हम गांव में जाएं तो देखेंगे कि गांव के लोग यह नहीं समझते कि मत क्या है, पार्टी क्या है। उन्हें यह कोई विचित्र चीज़ लगती है, कुछ अपरिचित चीज़ लगती है। इसीलिए बड़ी समस्या है कि इस संस्था को कैसे परिरक्षित किया जाए। हमें लोगों को शिक्षित करना होगा। हमें उन्हें संसदीय लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली के फायदे बताने होंगे। हम जानते हैं कि संसदीय शासन से बेगहॉट का अभिप्राय क्या था, लेकिन आज उसकी परिभाषा निरर्थक है, बल्कि अपर्याप्त है। संसदीय शासन प्रणाली में तीन मुख्य बातें अंतर्निहित होती है। संसदीय शासन का अर्थ है पैतृक शासन का निषेध। कोई भी आदमी आनुवंशिक राजा होने का दावा नहीं कर सकता। जो कोई शासन करना चाहता है वह समय समय पर जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। उसे जनता का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली में आनुवंशिक शासन को कोई मंजूरी प्राप्त नहीं है। दूसरे लोगों के सार्वजनिक जीवन में लागू कोई कानून, कोई उपाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सलाह पर आधारित होना चाहिए। कोई भी आदमी इस प्राधिकार की परिकल्पना नहीं कर सकता कि वह सब कुछ जानता है। वह कानून बना सकता है और शासन चला सकता है। कानून संसद में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। वही लोग उन आदमियों को सलाह देते हैं जिनके नाम से कानून उद्घोषित किया जाता है। राजतंत्र के शासन और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में यही अंतर है। राजतंत्र में जनता के कार्य राजा के नाम से किए जाते हैं और राजा के प्राधिकार से किए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता के कार्य राज्याध्यक्ष के नाम से किए जाते हैं, लेकिन कानून और कार्यपालक उपाय वे प्राधिकार होते हैं जिनसे शासन चलाया जाता है। राज्याध्यक्ष नामधारी प्रमुख होता है। वह प्रतीक मात्र होता है। वह एक प्रतिष्ठित मूर्ति होता है। उसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन वह देश का शासन नहीं चला सकता। देश का शासन उनके नाम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। तीसरे और अंतिम संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि एक निश्चित अवधि में उन लोगों को जो राज्याध्यक्ष को सलाह देना चाहते हैं अपने लिए जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। ब्रिटेन में पहले संसद के चुनाव हर 7 वर्ष में होते थे। चर्चिस्टों ने इसका विरोध किया। वे हर साल चुनाव चाहते थे। इस आंदोलन का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय था। वास्तव में यदि हर वर्ष चुनाव होते तो यह जनता के हित में सर्वोत्तम होता, पर ऐसा संभव नहीं हुआ होता। लेकिन संसदीय चुनाव बहुत महंगा काम है, इसलिए एक समझौता हुआ और 5 वर्ष की अवधि ऐसी सही अवधि मानी गई जिसके बाद विधायक और मंत्री जनता के पास जाए और उनका विश्वास पुनः प्राप्त करे। यह भी काफ़ी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली विचार विमर्श द्वारा शासन से कहीं अधिक है। संसदीय शासन प्रणाली के 2 स्तंभ हैं। वे स्तंभ हैं जिन पर शासन तंत्र काम करता है। वे 2 स्तंभ तंत्र है, एक विपक्ष, 2 निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव। पिछले 20 या 30 वर्षों से हम एक ही राजनीतिक दल के अभ्यस्त थे। हम संसदीय लोकतंत्र के निष्पक्ष कार्यकारण के लिए विपक्ष की आवश्यकता और महत्ता को भूल से गए थे। हमें बराबर यही बताया गया है कि विपक्ष एक बुराई है। पुनः हम यह भूल रहे हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा लेनी होगी। आप जानते हैं कि वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने के लिए निबंधकार होते थे। वह पहले सवालों को एक पक्ष अर्थात पूर्व पक्ष का उल्लेख
करके श्लोकों और सूत्रों पर अपनी टीकाएं देना शुरू करते थे। इसके बाद वे उसके उत्तर पक्ष की व्याख्या करते थे। ऐसा करके वे हमें यह बताना चाहते थे कि जो सवाल उठाया गया है वह कोई आसान नहीं है, वह ऐसा सवाल है जिस पर विवाद, चर्चा और संदेह है। इसके बाद वे तथाकथित अधिकरण देते हैं जिसमें वे दोनों पक्षों की आलोचना करते थे। अंततः वे सिद्धांत के रूप में अपने निजी फैसले देते थे। इससे हम यह देख सकते हैं कि हमारे सभी प्राचीन गुरु दो दलीय शासन प्रणाली में विश्वास रखते थे। संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सवाल के दो पक्ष है तो जनता को दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए। इस प्रकार एक सक्रिय विपक्ष आवश्यक है। विपक्ष निष्पक्ष राजनीतिक जीवन की कुंजी है। कोई भी लोकतंत्र उसके बिना नहीं चलाया जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली के दो जन्मदाता देश ब्रिटेन और कनाडा इस महत्वपूर्ण तथ्य को मानते हैं और दोनों देशों में विपक्ष के नेता को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। वे विपक्ष को अनिवार्य चीज मानते हैं। इन देशों के लोग यह मानते हैं कि विपक्ष भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितनी सरकार। सरकार तथ्यों को दबा सकती है, सरकार केवल एक तरफा प्रचार कर सकती है। इन दो देशों में जनता के पास इस स्थिति के विपरीत प्रावधान है। अब सवाल यह उठता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा विपक्ष बनाने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है या नहीं। कांग्रेस कोई विपक्ष नहीं चाहती। कांग्रेस छुटपुट विचारों के लोगों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास करती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस देश के राजनीतिक जीवन में एक वांछनीय प्रवृत्ति है? निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव दूसरा स्तंभ है जिस पर संसदीय लोकतंत्र निर्भर करता है। समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी खून खराबे के सत्ता हस्तांतरण के लिए निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव आवश्यक है। पुराने ज़माने में यदि राजा मर जाता था तो महल में कम से कम एक हत्या जरूर होती थी। महल में क्रांति हुआ करती थी और अपने देश की बागडोर संभालने के लिए नए राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले हत्याएं होती थी। भारत का यही इतिहास रहा है। चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और स्वच्छ हो चाहिए। लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वे उन लोगों को चुने जिन्हें वे विधान मंडलों में भेजना चाहते। निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव के बारे में क्या हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बड़े व्यापार घराने इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बड़े व्यापार घरानों की ओर से कांग्रेस को जो धन दिया जाता है वह एक बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि धनाढ्य लोग किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव कोष में अंशदान करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा? यदि उनके धन से समर्थित दल सत्ता में आता है तो वे या तो वर्तमान विधान को रूपांतरित करके अथवा सत्तारूढ़ दल को ऐसे ढंग से विधान बनाने के लिए प्रभावित करके जो उनके हितों के लिए लाभप्रद हो, अपने लिए रियायत लेने की स्वभावतः कोशिश करेंगे। सज्जनों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इन परिस्थितियों में ऐसी आशा की जा सकती है कि संसदीय शासन प्रणाली देश का कोई भला करेंगी? मैं आपके सामने महाभारत का हवाला देना चाहूँगा। पांडवों कौरवों के बीच युद्ध के दौरान भीष्म और द्रोण कौरवों के पक्ष में थे। पांडव सन्मार्ग पर थे, कौरव कुमार्ग पर। यह भीष्म ने स्वीकार किया था। जब किसी ने भीष्म से पूछा कि यदि वह पांडवों को ठीक समझते हैं तो फिर कौरवों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, भीष्म ने इसका उत्तर स्मरणीय वाक्य में इस प्रकार दिया था: मुझे नमक के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यदि मैं कौरवों का अन्न खाता हूँ तो मुझे उनका पक्ष लेना चाहिए, भले ही वे गलत हो। आज वही चीज़ हो रही है। कांग्रेस बनियों, मारवाड़ियों
और अन्य लखपतियों की वित्तीय मदद स्वीकार कर रही है। कांग्रेस उनका अन्न खा रही है। अंततः यह स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस को हर महत्वपूर्ण मौके पर इन बड़े घरानों का पक्ष लेना होगा। हम यह भी देखते हैं कि सरकारी सेवक चुनावों को उस पार्टी के पक्ष में प्रभावित करते हैं जो उन्हें और उनके आश्रितों को रोटी देते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने हाल ही में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के उद्घाटन सत्र में सरकारी सेवकों पर यह खुलकर आरोप लगाया था कि वे कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और ऐसा करके वे चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ नहीं होने दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में सज्जनों, क्या आप सोचते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के बहुत सफल होने की कोई आशा है? यदि इस देश में संसदीय लोकतंत्र असफल रहता है और यह मेरे द्वारा बताए गए कारणों से निश्चित रूप से असफल होगा, तो इसका मात्र एक परिणाम होगा: विद्रोह, अराजकता और साम्यवाद। यदि सत्तारूढ़ लोग यही नहीं सोचते कि लोग आनुवंशिक प्राधिकार सहन नहीं करेंगे, तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। तो या तो साम्यवाद आएगा, जिस प्रकार रूस व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता को समाप्त करके हमारे देश पर प्रभुत्व कायम कर लेगा, अथवा जनता का वह वर्ग जो सत्तारूढ़ दल से असफल होने से असंतुष्ट होगा, विद्रोह करना शुरू कर देगा और अराजकता फैल जाएगी। सज्जनों, मैं चाहता हूं कि आप इन भावी निश्चित घटनाओं को ध्यान में रखें। यदि आप चाहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय लोकतंत्र इस देश में प्रचलित हो, यदि आप संतुष्ट हैं, तो हमें विचार, बोलने और कार्रवाई की स्वतंत्रता से आश्वस्त किया जाएगा। यदि हमें अपनी स्वाधीनता को बचाकर रखना चाहिए, यदि हम व्यक्ति स्वतंत्रता को अंतर्निहित अधिकार को मानते हैं, तो हमारे देश के प्रबुद्ध समाज के रूप में आप छात्रों का यह कर्तव्य है कि आप इस संसदीय शासन प्रणाली को उसके सही अर्थ में संजोए रखने के लिए और उस दिशा में कायम रखने के लिए अपना प्रयास करें। सज्जनों, मुझे बस यही कहना था। मैं इस भव्य सभा को संबोधित करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो आपने देखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसदीय लोकशाही का महत्व कैसे समझाया है। आज आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। यह जानकारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 से ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।